जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? बालों की एकदम ऐसी तैसी हो जाती है भाई साहब। कैसे हो बताओ। सब बढ़िया है, बताइए। चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो मेंस्ट्रुएशन में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए थे। और ये वो पॉइंट्स थे जो हमने एक तरीके से ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा था। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। अब आज जो है हम आगे के बाकी पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं जो हमने कल कवर अप नहीं किए हुए थे। बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है। जल्दी से सभी लाइव आ जाइएगा। और आप लोग क्लास में टाइम पर आया करो, बहुत लेट आते हो आप लोग। थोड़ा 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 रुक रुक के टाइम पर आते हैं एकदम। ऐसे काम कैसे चलेगा बताइए। बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। चलिए, तो आगे के पॉइंट्स को हम समझते हैं, आगे के पॉइंट्स को हम देखते हैं जो हमें पढ़ना है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पॉइंट है यहाँ पर। ये देखिए कि अगर हमारा ए बी और सी, अगर हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसमें से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक मिनट मार्क कर दीजिए तो सर। इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी दुनिया का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें जो एक रेखा है, अगर ये रेखा को हम इसके समानांतर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर कहीं पर भी कहीं से भी लाइन अगर ड्रॉ करिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से बना दीजिए, यहाँ से बना दीजिए, यहाँ से बना दीजिए, कहीं से ही बना दीजिए, तो जितने ये छोटू ट्रायंगल्स हमारे बनते जाएंगे ना, ये सारे भी अपने आप के इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। कारण यहाँ पर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया और ये ट्रायंगल का नामकरण हमने किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। इसके पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया जिसको हम कहते हैं D। ठीक है, अगर ये लाइन हमारे दोनों के दोनों पैरेलल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाना है, 60 हो जाना है। और अगर ये हमारा 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाना है, 60 हो जाना है। दो एंगल 60 है तो तीसरा भी कितना हो जाएगा, 60। इसी कारण अंदर का जो छोटू ट्रायंगल होगा वो भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर एरिया का रेशियो उसी के आधार पर तय भी होगा। तो उसी पर एक क्वेश्चन है हमारा छोटा सा, इस सवाल को देखिए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमसे यहाँ बोला गया है ए बी सी जो है वो हमारा एक समानांतर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सॉरी। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और स्थित पर, ठीक है, बिंदु पी जो है वो ए बी पर स्थित है और बिंदु क्यू जो है वो हमारा ए सी पर स्थित है। ठीक है, इस तरह से लिया गया है कि पी क्यू जो है वो हमारा बी सी के पैरेलल है, ये वाली रेखा हमारी जो है वो हमारी बी सी के समानांतर है। तो हमसे यहाँ पर ए पी क्यू का क्षेत्रफल पूछा गया है कि ए पी क्यू का क्षेत्रफल कितना होगा। हिंदी में डेटा कुछ मिसिंग है और हिंदी का डेटा यहाँ मिसिंग है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट ऑन ए बी एंड सी सच दैट इफ पी क्यू इज इक्वल टू 5। हिंदी में डेटा मिसिंग है, हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा डेटा मैच करिए, रुक जाइए आप एक बार। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु P और Q क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार स्थित है, AB और AC पर ही स्थित है। ठीक है,
साथ में उसके बाद हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी क्यू हमारा बी सी के समानांतर है। चलो ठीक है, हम मान लिए। ये जो हमारा पी क्यू का मान है ये हमारा कितना है, तो पी क्यू का मान 5 है। हिंदी में भी यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कि पी क्यू का जो मान है वो हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहा गया है ए पी क्यू का मान हमारा कितना होगा। ये जो हमारा ए पी क्यू है इसका मान कितना होगा। तो हमने अभी आपको कहा ना कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर जो होगा वो भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर हमें अंदर वाले का एरिया निकालना है भाई, ठीक है अगर हमें अंदर वाले का एरिया निकालना है तो बड़े आराम से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, तो सीधा बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी और क्यू जो होगा वो बराबर होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाने वाला है, 25/4 √3। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 25/4 √3 है। क्योंकि जब ये दोनों लाइन समानांतर हो जाते हैं ना, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये तो पहले से 60 था ही था, इसीलिए अंदर वाला इक्विलेटरल बन जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। सर इतने कूल कैसे रहते हो, रह लेते हैं, रहना पड़ता है। ठीक है, 100 परेशानियां हो फिर भी कैमरे के आगे मुस्कुराना पड़ता है। ठीक है, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ में, आए दिन प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम अपनी जगह है, आप लोग अपनी जगह हैं, पढ़ाना अपनी जगह है, बाकी चीज़ अपनी जगह है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। और प्रॉब्लम से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता, तो हैंडल करना जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जहाँ पर ये जो डी है वो हमारा बी सी के पैरेलल है, एम एन जो है वो हमारे डी के पैरेलल है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो डी है ये हमारा बी सी के समानांतर है, और जो हमारा एम एन है वो डी के पैरेलल है। ये जो हमारा एम एन है ये हमारा डी के पैरेलल है। ठीक है, मतलब इस रेखा के समानांतर ये रेखा है और इस रेखा के समानांतर ये रेखा है, मतलब तीनों एक दूसरे में समानांतर है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डी और बी सी का जो रेशियो है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डी का और बी सी का जो रेशियो है तो वो 2:3 है, और एम एन और डी का जो रेशियो है वो 3:4 है। अगर हमारा एम एन 3 है तो हमारा डी जो है वो 4 है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। तो हमसे बोला गया है कि बताओ इन दोनों का एरिया का रेशियो। ये डी नहीं है, ये ट्रायंगल है, और हमसे इनका एरिया का यानी क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया है। ठीक है अब हमने यहाँ पर कहा कि चलो समझते हैं, इस सवाल को देखते हैं। छोटी सी बात है वो भी ध्यान रखते हैं, इस सवाल को हमें बनाना कैसे है। आपने इन दोनों पैरेलल लाइन का रेशियो देखा और आपने यहाँ पर इन दोनों पैरेलल लाइन का रेशियो देखा। ये जो d है ना, d यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज़ की दो अलग अलग वैल्यू हो, यानी दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ पर देखा इस रेशियो में, यहाँ पर d 4 है और यहाँ d 2 है, तो ये 2 और ये 4 दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं, हमें दोनों को बराबर करना है। बराबर करना है तो दो वाले को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 4 के बराबर, यानी यहाँ पर इंटू 2 यहाँ करना पड़ेगा और इंटू 2 यहाँ करना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ सारी चीज़ों को मिटाते हैं। डी की वैल्यू 4 है तो एम एन की वैल्यू 3 है। तो हमने कहा अगर हमारा डी का वैल्यू 4 है तो एम एन का वैल्यू कितना है, 3 है। और अगर हमारा यहाँ पर जो डी की वैल्यू 4 है तो बी सी की वैल्यू 6 है, तो बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। क्वेश्चन में कौन कौन से त्रिभुज से हमारा पाला पड़ा है, ए एम एन अगर आप देखोगे तो ए एम एन, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ए एम एन का अगर हम एरिया निकालें तो क्या बोलेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी को लेकर, ये हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके तुलना में, तो ट्रायंगल ए बी सी का अगर क्षेत्रफल लेना है तो बी सी का साइड देखो कितना है, 6 है, तो बोलोगे √3/4 इंटू यहाँ पर मेरे भाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसको इसके साथ ख़त्म करेंगे, 3 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर किसका ये 2 गुना है, अगर इसका 2 गुना है तो आंसर 1:4 आएगा, बट फिर भी 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी हम इसको सीधा लिख सकते हैं
3/6 का सर स्क्वायर, और 3/6 का मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का मतलब 1/4 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और बाकी हम शुरू में भी आपको बताते हैं छोटी सी बात कि आप शुरू से ही आंसर कैसे दे सकते थे इतना बेसिक को बिना जाए हुए। आप छोटी छोटी बातों को समझने पर है ना यकीन रखा करो। छोटी छोटी बातें क्या हो गई वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि जब आपने यहाँ पर देखा तो आपको इतना दिखा ना कि ये 3 का 2 गुना है। जैसे हमारा ए एम एन और ए बी सी जो है हमें इसमें कंपेयर करना था, तो यहाँ पर एम एन का ये बी सी जो है वो 2 गुना है। तो अगर साइड हमारा 2 गुना है तो एरिया हमारा कितना होगा, 4 गुना। तो इसीलिए हमारा ए एम एन का अगर एरिया 1 है तो ए बी सी का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। समझदार थे आप, समझ सकते थे कि सर भुजा अगर 2 गुना हो जाती है तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाता है, क्योंकि भुजा के अनुपात का स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुपात का स्क्वायर होता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्म्ड आफ्टर कटिंग द कॉर्नर ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसे लिख लीजिएगा। कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जहाँ पर यह सवाल नहीं आता है, ठीक है, और आ जाता है तो बच्चों से बनता नहीं है। दो तरह से हेक्सागन का निर्माण किया जाता है, एक हमारा स्क्वायर के कॉर्नर्स को काट के और दूसरा हमारा रेक्टेंगल्स के कॉर्नर को काट के। और दोनों केसेस में दोनों तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखिए। जनरली जो सही क्वेश्चन बनता है वो स्क्वायर वाला बनता है, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन फर्जी होता है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्म्ड आफ्टर कटिंग द कॉर्नर ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी कटिंग कैसे की जाती है वो देखो। इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे मानो आपने यहाँ पर इसके इस साइड को कट कर दिया, फिर उसके बाद आपने इसके इस साइड को कट कर दिया और आपने इसके इस साइड को ऐसे कट कर दिया। तो जो अंदर बन गया वो क्या बन गया मित्र, जो अंदर बन गया मेरे भाई वो हमारा हेक्सागन बन गया। ये दिख रहा है आपको पीला कलर का, ये पीला कलर का जो बन गया वो क्या बन गया, हेक्सागन। तो जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स को ऐसे कटिंग मारते हैं तो आपका हेक्सागन का निर्माण होता है, षष्ठभुज का निर्माण होता है। तो 9 सेंटीमीटर भुजा के एक समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के किनारों को काटने पर बने षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये हमारा हेक्सागन का बन चुका है। अब इसकी साइड पूरी की पूरी कितनी है, तो ये जो पूरी साइड है ना, ये अगर हम बात करते हैं पूरी की पूरी साइड की, तो ये पूरा साइड हमारा 9 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमारी ये वैल्यू कितनी आएगी, हेक्सागन का साइड कितना होगा, हेक्सागन का साइड आ जाएगा तो यहाँ पर एरिया कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 किधर है? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 का मैं अलग से स्लाइड डाल दूंगा, एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें मिसिंग है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, पीपीटी में मिसिंग है तुषार कुमार, तो पीपीटी में जैसे बन जाएगा हम अपलोड करवा देंगे। क्योंकि देखो अभी ये कंटेंट बन रहा है, हमारे पास ऑलरेडी पहले के मेंसुरेशंस के कंटेंट तो हैं जो वीओडी बैच में हमने पढ़ा रखे हैं और भी सब बैचेस में, लेकिन आप लोगों के लिए हम एकदम नया कंटेंट बनवा रहे हैं, तो इसीलिए डेली थोड़ा सा कंटेंट बन रहा है, उसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और भी कई सारे बैचेस के अलग अलग कंटेंट बनते हैं, समय लगता है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हो जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट। अब अगर हम बात करते हैं हेक्सागन के बारे में, तो सबसे पहले समझते हैं ये जो षष्ठभुज होता है यानी हमारा हेक्सागन होता है, तो हेक्सागन की कहानी क्या होती है। ये तो हमने पेंटागन बना दिया, ये हमने बनाया हेक्सागन, लेकिन ये एकदम टेढ़ू मेढ़ू हेक्सागन बना है, ये परफेक्ट बन गया। लो, तो ये जो है आपका क्या है, हेक्सागन है। अब बात करते हैं इस हेक्सागन में, तो हेक्सागन में हमारे कुल मिलाकर कितने साइड होते हैं, तो हेक्सागन में हमारे कुल मिलाकर 6 भुजाएं होती हैं। दिख रहा है ना कितनी भुजाएं होती हैं, तो 6 भुजाएं। नामकरण करते हैं, ये हमारा हो गया ए बी सी डी
ई और एफ। तो हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर कुल मिलाकर 6 भुजा होती है। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे इसमें कभी कभी ये बी एफ का लेंथ पूछ लिया जाता है, कभी यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया जाता है, तो उसके ऊपर भी हम कभी काम करेंगे। ठीक है, अभी जो हमें सीखना है, वो हमें बात जाननी है, वो समझिए। तो अगर हम बात करते हैं हेक्सागन के बारे में, तो सबसे पहले अगर किसी हेक्सागन यानी षष्ठभुज की अगर मान लीजिए भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, कितना है, a सेंटीमीटर है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा पेरीमीटर, परिमाप जो होगा इसका, वो पेरीमीटर हमारा कितना होगा। तो बोलोगे सर पेरीमीटर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी जो है हमारा a कितनी बार है, 6 बार है, तो पेरीमीटर हमारा 6 बार आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एरिया को लेकर कि हमारा एरिया कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा कितना है, तो क्षेत्रफल के क्षेत्र दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी। जब आप इनके डायगोनल्स को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इन्हें मिलाया, फिर आपने इन्हें मिलाया और आपने इन्हें मिलाया, तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो है आपको एक तरीके से, ठीक है, जब आप सबको यहाँ मिलाते हैं ना, तो कुल मिलाकर आपको 6 अलग अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिलता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 6 अलग अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। आप यहाँ देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो 6 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो 6 ट्रायंगल का एक तरीके से हमारा जो क्षेत्रफल होगा ना, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना होता है बताइए। तो बोलेंगे सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर होता है, तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब वो 6 कैसे होता है, क्या होता है, कुछ नहीं है, आप उसको जब डिवाइड करोगे और थोड़ा सा आगे चल के प्रूफ करोगे एंगल वैंगल लेके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना कि एक हेक्सागन 6 छोटे 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। यानी अगर किसी षष्ठभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। अब ये दिया गया सवाल था कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके भुजाओं को काट के हेक्सागन बनाया गया है। तो मेरे भाई समझना, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है अच्छा, हेक्सागन का प्रत्येक कोण आपका कितने का होता है बताइए। तो किसी भी पॉलीगन का हर एक एंगल जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 और बट्टे में नंबर ऑफ साइड, जब इसे डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये हेक्सागन है हमारा, तो ये वाला एंगल 60 का होगा, ये 60 है और ये 60 है, तो ये भी 60, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू मेरे भाई इसकी है। समझना मेरी बात को, यानी ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे बराबर हैं। ठीक है, और हेक्सागन में क्या होता है कि हेक्सागन के हमारे सारे साइड जो होते हैं, ये सारे साइड बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर ये x है तो ये भी x है, यानी कहने का मतलब अगर ये हमारा मान लेते हैं x है, तो ये भी हमारा x है, और अगर ये x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। उसी तरीके से फिर अगर मान लीजिए कि ये x है, ये भी x है, तो ये भी x हो जाएगा, और अगर ये x है तो हमारा ये भी x हो जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें, तो हम ये x वैक्स वैक्स काट के अगर हम सीधा सीधा समझें यहाँ पर, तो हम ऐसा बोलेंगे सर 9 है ना, तो 9 के यहाँ 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्योंकि कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स को कट करके हेक्सागन बनाते हैं, तो इसका जो साइड होता है वो 3 भागों में बट जाता है, 3 टुकड़ों में बट जाता है, और ये तीनों भाग आपस में बराबर होते हैं। अब हमसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ हेक्सागन का क्षेत्रफल बताओ, तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा हेक्सागन का एरिया होता है वो बराबर होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारा कितना है, तो 3 इंटू 3 है। समझ गए, 2 से 2 बार में काटेंगे, 2 से 3 बार में काटेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा 27/2 √3 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है ये बात आपको।
तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर भुजाओं को यहाँ बोले ट्राइसेक्ट करके हेक्सागन बनाने को, आप तुरंत वहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और आप वहाँ पर ये कहें कि सर यहाँ पर इनके साइड को ट्राइसेक्ट किया गया है, 3 भागों में तुरंत बांट दीजिएगा वहीं पे। चलिए आ जाइए। इन द गिवन फिगर अबव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, हमारा ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल है। ए एफ ई और ई एफ सी अगर हम बात करते हैं ए एफ और यहाँ पर ई में ये वाले ट्रायंगल में, और उसके बाद हमारा यहाँ पर ई एफ और सी में ये वाले ट्रायंगल में। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। एरिया जो है वो हमारा बी सी का 8√3 है। अगर हम बात करते हैं बी सी का क्षेत्रफल हमारा 8√3 है, तो हमसे यहाँ पर पूरा का पूरा रेक्टेंगल का, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया हमसे पूछा गया है। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ये 8 है तो ये 8 16 8 तिरके 24 8 चौके 32 32√3 आंसर कर देते हैं, नन ऑफ दीज आ जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ भी आंसर दे देंगे अपने मर्जी का और यहाँ पर जो है उसको सही मान लिया जाएगा, नहीं। आप अगर गौर से देखें यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कुछ तो डेटा दिया है, तो क्वेश्चन में कहा गया ये आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने का मतलब हमारा कितना है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, रेक्टेंगल होने का मतलब यहाँ पर कितना है, तो 90 डिग्री है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होने की, तो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों के दोनों हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो ये एंगल हमारा कितना है, तो ये एंगल हमारा 60 है। ये भी एंगल हमारा कितना है, 60 है। और ये भी एंगल हमारा कितना है, 60 है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा रेक्टेंगल है, तो पूरे को कितना होना मांगता है, 90। अब अगर ये पूरे को 90 होना मांगता है, उस 90 में ये हमारा 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 है और ये 30 है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। अब आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, ध्यान से समझिएगा कि 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है, पढ़ाया हुआ है ना। यानी 1 का मतलब 1x कह सकते हैं और यहाँ √3 का मतलब √3x कह सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया देखिए आप ज़रा, यहाँ पे इसका एरिया हमें दिया गया है यहाँ पे, तो इसका एरिया हमें यहाँ दिया गया है BC का, तो हम कैसे बोलेंगे, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू जो इसका बेस है, बेस का मतलब x हो गया, और जो यहाँ पर इसकी हाइट है वो हमारा √3x हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, वो बराबर हो जाएगा हमारे 8√3 के। √3 से हमारा √3 खत्म, x इंटू एक्स यानी x का स्क्वायर जो है वो हमारा 2 इंटू 8 16 के है, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 4 हो जाएगा। और अगर हमारा x का मान दोस्तों 4 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया बताओ। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है यहाँ पर, ये सोचो ज़रा। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये आपका कितना आ गया है, तो ये आपका √3x आ गया है। ये वैल्यू पूरी हमें नहीं मिली है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। जैसे ये 60 है और ये 60 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी हमारा 60 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा थोड़ी सी बात, और वो क्या समझनी पड़ेगी, आप देखो यहाँ पर जैसे ये 1x है, ये √3x है, तो 90 के सामने कितना होता है, 90 के सामने हमारा 2x होता है। 90 के सामने हमारा कितना होता है, 2x होता है। ये पूरा का पूरा मेरे भाई एक पैरेललोग्राम है, पूरा का पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है। समझना मेरी बात को, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, तो पैरेललोग्राम है। और हमसे कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया पूछा है ना। ठीक है, तो अगर हमारा ये 2x है तो हम इसका भी 2x का वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन उससे फ़ायदा होगा, हाँ हो जाएगा आराम से। जैसे ये भी हमारा 2x आ जाएगा, तो उसके आधार पर हम इसे भी निकाल सकते हैं, इसे भी निकाल सकते हैं।
लंबा हिसाब किताब बैठेगा भाई, और तो कोई बात नहीं है। देखो हिसाब किताब कुछ इस प्रकार बैठेगा कि जैसे मानो ये तुम्हारा 2x है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2x है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये वाली बात है आपकी। दिख रहा है आपको यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा, समझिएगा मेरी बातों को लेकर, हम दोबारा से आपकी अपनी बातों को समझाते हैं कि मैं यहाँ पर टोटल कह क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो ये एंगल आपका 60 का है, ये भी एंगल आपका 60 का है, और ये भी एंगल आपका 60 का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसी कारण है। ये एंगल हमारा 90 है, ये पूरा 90 होता है, उसमें ये 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 90 के सामने हमारा 2x होता है, 60 के सामने हमारा √3x होता है, और यहाँ पर 30 के सामने हमारा x होता है। ठीक है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है। अब बात आती है पूरा कंप्लीट यहाँ पर ये रेक्टेंगल का, कि ये कंप्लीट रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होने वाला है। तो वही बात है कि जैसे आपको पता है कि ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये भुजा को अगर आप देखेंगे गौर से तो 2x है। अगर ये भुजा हमारी 2x है तो ये भी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और चूंकि ये वाला ट्रायंगल पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जितना हमारा ये, जैसे ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और अगर ये 2x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 2x हो जाएगा। तो जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, वो एरिया जो आएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो एरिया बराबर होगा हमारे लंबाई यानी कितना, √3x के, और हमारा चौड़ाई वो हमारा कितना होगा, 3x के। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 3 इंटू √3 हमारा 3√3 हो जाएगा, x इंटू एक्स हमारा x² हो जाएगा। फर्दर 3 इंटू √3 हम करेंगे, और x² का मान 16 है तो यहाँ 16 हम रख देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 48√3, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए आप लोग यहाँ पे? बहुत शानदार, बहुत अच्छे। चलिए हो गया। अब छोटा सा आप लोगों के पीपीटी में एक चेंज है। अब तक हमने यहाँ पर जितना भी देखा था ना, उसमें ये जहाँ जहाँ एग्जाम्पल शब्द है, इनको आप क्वेश्चन के नाम से कर लीजिएगा कि ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, तो क्वेश्चन है। कहाँ से शुरू हुआ था यार, शुरू कहाँ से किया था हम लोगों ने, पता ही नहीं चल रहा। चलिए कोई बात नहीं, मतलब यूँ समझ लीजिए जहाँ जहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है, क्योंकि पीपीटी आपकी इस प्रकार से हमने बनवाई है कि हमने यहाँ पर कहा कि देखो बच्चों को अलग क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन इस ऐसे बनना था, ठीक है, कि 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन की एक शीट आपको दे दी जाती है। फिर हमने कहा नहीं ऐसा मत करो, मेंसुरेशन टॉपिक है, ठीक है, ऐसा हम बच्चों के लिए करते हैं कि जो क्वेश्चन जब मुझे पढ़ाना है उस क्वेश्चन से संबंधित जो उसके थ्योरी हैं वो हम उसके साथ में अटैच कर दें। तो जैसे मानिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 मुझे पढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 8 पर जो थ्योरी आएगा वो थ्योरी इसके पहले पहले हम आपको थोड़ा सा पढ़ा देंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाएंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल शब्द दिए गए हैं इनको आप काट के शीट में मैं चेंज करवा दूंगा। ठीक है, असल में ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर द साइड BC is trisected at DNE then the length of AD is। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं ABC एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, यहाँ पर A, B और C, तो यहाँ कहा गया ABC एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। BC भुजा BC भुजा को D तथा E द्वारा त्रिभाजित किया जाता है। BC को जो है 3 पॉइंट पर काटा जाता है, एक पॉइंट D पर और एक पॉइंट हमारा E पर काटा जाता है। ट्राइसेक्ट हो रहा है, 3 जगह पर ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो AD की जो लंबाई है वो ज्ञात करने को कहा गया है कि जो हमारा AD का मान है, इस AD का मान ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है, पेपर में अच्छा क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मेंसुरेशन में अगर आप लोगों को प्रैक्टिस शीट इसके अलावा अलग से चाहिए होगा तो वो हम अलग से भी अपलोड करवा देंगे कुछ और क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये ट्राइसेक्ट होने का मतलब क्या है? तो ट्राइसेक्ट होने का मतलब ऐसे हो गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड 10 सेंटीमीटर को आपने यहाँ पर 3 भागों में काटने की कोशिश की है और BC जो है वो हमारा ट्राइसेक्ट हुआ है। तो मानो ये हमारा साइड A है, ये भी साइड हमारा A है और ये भी साइड हमारा A है, ये हमारा टोटल ट्राइसेक्ट हुआ है। ये पूरा अगर हमारा 3A है, ठीक है, तो ये भी पूरा हमारा 3A हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा हमारा 3A हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है ये समबाहु त्रिभुज है, पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हर एक एंगल जो है हमारा वो कितने का है? 60 का है और ये भी एंगल हमारा कितने का है? 60 का है। अब ये साइड हमारे ट्राइसेक्ट हो गए हैं, तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो AD की लंबाई है, AD की लंबाई बताओ, AD की लंबाई कितनी होगी? AD की लंबाई बताने के लिए बाकी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने cos थीटा का प्रॉपर्टी किस दिन के लिए पढ़ाया था बताओ? किस दिन के लिए पढ़ाया था? याद करो वो दिन जब हमने cos थीटा आपको पढ़ाया था। तो cos थीटा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था देखो बाकी दुनियादारी पर फोकस ही मत करो, बाकी दुनियादारी आपके लिए नहीं बनी है, आप सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करो कि हम cos थीटा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो cos थीटा का प्रयोग अक्सर हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें 2 साइड और एक एंगल दिया गया होता है। बताओ यहाँ पे, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ लगाओ यहाँ पर इन ट्रायंगल AB और D। तो ट्रायंगल ABD में अगर आप cos 60 का मान लगाओगे तो cos थीटा का मान क्या होता है? इसका स्क्वायर यानी 3A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9A स्क्वायर प्लस यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा किसका? तो माइनस हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर। याद आ रहा है? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3A इंटू A, 2 इंटू 3A इंटू A यानी 3A स्क्वायर हम कह सकते हैं। समझ गए? तो इसका स्क्वायर, जो भुजाएं इस एंगल के साथ अटैच होती हैं उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 इंटू 3A इंटू A यानी A स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा का सीधा 1/2 हम लिख सकते हैं। 9A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमारा हो जाएगा 10A स्क्वायर माइनस हो जाएगा AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर का 2 गुना यानी यहाँ पर 2 इंटू 3A स्क्वायर लिख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 से 2 खत्म, ये 3A स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 3A स्क्वायर ऐसे मान लो कि यहाँ आके मौजूद है। अब इसे जब इधर लेके जाओगे तो वो 10 में से घटाएगा, तो 10 में से घटाएगा तो 7A स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका AD का स्क्वायर लेके चला आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर AD के स्क्वायर को 7A स्क्वायर कहते हैं, अगर हम रूट लगाते हैं तो AD का मान हमारा हो जाएगा √7 इंटू A। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है A का मान हमारा कितना है, A की वैल्यू हमारी कितना है। A कहाँ से आया? बबलू सिंह, हमने A अपने तरफ से माना है, A हमने अपने तरफ से कोई ना कोई वैल्यू ली है। अब क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ये वैल्यू बोला गया था और क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 10 है, यानी यहाँ पर ये जो 3A है ये हमारा किसके बराबर है? 10 के। तो इसका मतलब हमारा A का मान कितना है? A का मान 10/3 है। समझ गए? यहाँ पर A का मान हमारा कितना है? 10/3 है। तो यहाँ पर AD की वैल्यू निकालने के लिए A का मान रख दीजिए, तो √7 इंटू 10/3, तो हम बोलेंगे 10/3 √7। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शिवानी कहते हैं आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? कहाँ अच्छा पढ़ाते हैं? हम तो रोज अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करते हैं, रोज 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 आए दिन। तो समझ गए? तो इनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं था, दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं था। हम इस पे अगर नजरें नहीं भी डालते, नहीं भी फोकस करते, सिर्फ हमारा इतने से काम चल जाता। समझ रहे हैं? क्लियर है? बताइए। तो ऑलरेडी जो बच्चे ने cos थीटा पढ़ रखा है, जो कि साइन रूल पढ़ रखा है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। आ जाइए फिर से इसे एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और पीछे के सभी एग्जाम्पल्स को हम करेक्ट करवा देंगे, आप लोगों को दिख जाएगा। क्लास नोट्स और आपका प्रैक्टिस शीट दोनों बहुत अच्छे से मैच करेगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई a इकाई है और तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो b इकाई है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। यानी सीधा सीधा हम आपको बोलें तो एक बार आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया का हमसे फॉर्मूला पूछा गया है और मैंने आपको कई बार बता रखा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन फिर से हम एक बार दोबारा बता देते हैं। ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम हमारा क्या है, तो ABC है। इसमें जो हमारे समान भुजाएं होते हैं उनकी हमारी लंबाई A और A है और जो समान नहीं होता है उसकी लंबाई हमारी B है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और पता भी होगा आप लोगों को कि जब भी हम एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल से एक लाइन यहाँ खींचते हैं जो कि परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा 90 का कोण बनाता है, साथ में ये आधे और आधे में भी बांट देता है। आधे आधे में बांटने का मतलब ये वाला पार्ट हमारा b/2 हो जाता है और ये वाला पार्ट हमारा b/2 हो जाता है। यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जब भी हम कोई यहाँ पर मीडियन बनाते हैं वो 90 का कोण बनाता है। अब ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है, तो हाइपोटेनस में से बेस घटाओगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। तो सबसे पहले अगर हम इसके हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमारा कितना हो जाता है, तो हाइट हमारा हो जाता है √A का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर का मतलब b²/4, जिसे अगर हम थोड़ा सा कहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4। समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो अब हमें इसका एरिया चाहिए। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, ठीक है, जो हमारा बेस है, ये पूरा का पूरा बेस b है तो b हो जाएगा, और इंटू हमारा ये हाइट है तो हाइट हमारा हो जाएगा। अब हाइट की बात हम करते हैं तो हाइट हमारा ये लिखेंगे √4a² माइनस b², ठीक है, और 4 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं, b/4 4a² माइनस b², ठीक है। आज जीवन आपको ये फॉर्मूला धारण करके चलना है अपने साथ में। पेपर में सीधा सीधा सवाल आता है b/4 4a² माइनस b²। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो नॉन इक्वल साइड होता है ना, वो नॉन इक्वल साइड डिवाइडेड बाई 4 इंटू इतना करेंगे। श्रुति करौसिया कहती हैं सर क्या अपन 10 को 30 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यार 10 को 30 कैसे ले सकते हैं, खतरनाक आदमी है आप एकदम। मतलब बताइए, सवाल में हमको जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम 10 को 30 कैसे ले लेंगे। हम मुझे पता था कि ये 3a की वैल्यू 10 आनी है, जहाँ a की वैल्यू 10/3 आनी है, जो कि एक फ्रैक्शन है। अगर मैं फ्रैक्शन को लेकर चलता तो मेरे लिए मेरा डेटा बहुत कैलकुलेटिव हो जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बहुत शानदार तरीके से जो है बिना वैल्यू को लिए ही क्वेश्चन को सॉल्व किया और लास्ट में a की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अगर एक बच्चा वहीं पर क्या करता है कि सीधा यहाँ 10/3 ले लेके सॉल्व करेगा, परेशान होगा, कैलकुलेटिव बनाएगा, मैंने वो काम ही नहीं किया। मैंने a+a+a यानी मैंने इसको a के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करके और लास्ट में a की वैल्यू डाल दी। कई बार हमें ऐसे बुद्धि लगानी पड़ती है, समझें, जहाँ डायरेक्ट वैल्यू को अवॉइड करके आपको ऐसा खेल खेलना पड़ता है। आ जाइए, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आधारित प्रश्न है। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8, 5 एंड 5। एक हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और जिसकी भुजाएं हमारी कितनी है, 8 हैं। ये हमारा 8 है और बाकी दोनों कितना है, 5 है और 5 है। अभी हमने आपको सीधा का सीधा एरिया बोला, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, b/4 इंटू √4a² माइनस b²। याद रखना, और b जो होता है एक तरीके से बेस के लिए रिप्रेजेंट होगा, या ऐसे कह लो जो नॉन इक्वल साइड है वो b की वैल्यू है, ठीक है। तो b का मान हमारा कितना है, 8। तो बोलेंगे सर 8/4 इंटू हमारा हो जाएगा 4 इंटू a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना, 25 माइनस b का मतलब 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 4 से हमारा काटेगा 2 बार में, तो हम बोलेंगे सर 2। 100 में से 64 गया, 100 में से 64 गया 36, 36 का रूट हो जाएगा 6। करेक्ट आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए।
समझ गए? क्लियर है? बताइए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनाइए, सवाल बनाइए आप लोग इसको। ये एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है। बनाइए। बनाइए, सवाल बनाइए, पढ़िए। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोस्केलेस इज रूट 95 एंड पेरीमीटर इज 38 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत अच्छा सवाल। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11। ये एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया, पढ़िए जरा। असल में हम गए थे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही करवाने, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बगल में टाइप हो रहे हैं ना, इधर उधर देखना पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पलक गुप्ता, कैसे हैं पलक, बताइए। बढ़िया ना, मज़े में है ना। अब चलिए सवाल बनाइए। द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज रूट 95 और पेरीमीटर जो है हमें दिया गया 38 का एरिया पूछा है। आपको पता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के क्वेश्चन हमने ज्योमेट्री में आपको करवा दिया है, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में सबसे मज़े की बात यहाँ पर क्या होती है पता है? सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये होती है कि जिस बच्चे को ट्रिपलेट नहीं पता उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बर्बाद कैसे हो जाता है? क्वेश्चन यहाँ पर उससे बनता नहीं है, सिलेक्शन होता नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना है ट्रिपलेट का खेल। अब जो यहाँ पर आपने एल्टीट्यूड गिराया, जैसे मान लीजिए ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आप जो इसके ऊपर एल्टीट्यूड डालोगे, जो लंब डालोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 95। कितना हो जाएगा? रूट 95। पूरा पेरीमीटर 38 हो जाएगा। बहुत होशियारी का यहाँ दिखाने का ज़रूरत नहीं है कि हम इसे प्लस इसे तीनों को बराबर लेके 38 ले लें। बराबर नहीं होता है। आइसोस्केलेस में दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड नॉन इक्वल होता है। तो यानी यहाँ पर अगर आसान भाषा में बात करें तो ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो जो ये पेरीमीटर शब्द आपको दिया गया है ना, ये अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ये 2a प्लस बी का मान है सर। ये किसका मान है? तो 2a प्लस बी का मान है। और वो हमारा कितना है? तो 2a प्लस बी का मान हमारे पास 38 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हाइट हमें दिया गया, ये हाइट जानते हैं कैसे आया है? ये हाइट की अगर आप बात करते हैं तो आप बोलेंगे सर, ठीक है, ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से यहाँ पर पूरे के पूरे, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा का पूरा कितना है, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मैं आपको चेंज करवाता हूँ। ये ए शब्द से और यहाँ बी शब्द से थोड़ा सा चेंज करवा के सवाल को आसान बनाने के लिए
आसान बनाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आपका सवाल आसान बन जाए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको x बनाते हैं, इसको x बनाते हैं, और इसको मेरे भाई है ना पूरा 2y ले लेते हैं। कारण पता है क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसके टुकड़े करने हैं। अगर मैं यहाँ y लूँगा ना तो y/2 बन जाएगा, y/2 बन जाएगा, फिर पाइथागोरस उसका स्क्वायर लेने में और हमारी कहानी गड़बड़ होने वाली है, ऐसी तैसी हो जानी है। तो सिर्फ यहाँ 2y लेने से चीज़ें हमारी बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, 2y लेने से फिर मत पूछना सर क्यों लिए 2y, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि अगर y लेंगे तो y/2 फिर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओ, वो भी फ्रैक्शन में, बहुत गड़बड़ कहानी। तो हम इसे कितना कहेंगे, y कहेंगे, और हम इसे कितना कहेंगे, y कहेंगे। तो x + x 2x, y + y 2y, यानी अगर हम बात करते हैं तो 2 × x + y का जो मान है वो हमारा कितना हो जाएगा, 38। इतना मक्खन की तरह सवाल बनेगा आपका, देखो। तो इसका दोगुना 38 के बराबर, 2 से जब आप काटोगे तो x + y का मान कितना आ जाएगा, 19। यानी अब आपको जो है यहाँ पर इतना तो पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे 19 आ रहा है। अब एक और मज़े की बात हम बता रहे हैं, दूसरा बात समझो। ये जो आपका x का स्क्वायर है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस x के स्क्वायर में से y के स्क्वायर को जब आप घटाते हैं तो आपको यहाँ √95 का स्क्वायर यानी 95 मिलेगा। बन गया सर आपका सवाल। देखिए यहाँ पे अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर तो x - y × x + y होता है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 95 के। अभी x + y का मान तुम्हारा 19 आया था, तो यहाँ ज़रा गौर से देखो तो x माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर x - y और इंटू x + y का मान हमारा 19 आया, बराबर है किसके, 95 के। 19 से काटेंगे सर 5 बार में, x - y का मान 5 है, x + y का मान 19 है। अब चाहो तो तुम x भी निकाल लो, y भी निकाल लो। ठीक है, अगर आपको x निकालना है तो मैंने 1000 बार कहा है, a + b की वैल्यू दी है, a - b की वैल्यू दी है। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा, तो 19 और 5, यानी यहाँ पर दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे यहाँ पे। और अगर तुम्हें b की वैल्यू निकालनी है y की, तो दोनों को घटा के आधा करो, 19 में से 5 को माइनस करके आधा करो भाई, समझ गए। ठीक है, 24 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ 19 में से 5 गया तो तुम्हारा 14, 14 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तुम्हारी x की भी वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारी y की भी वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे बताओ एरिया बड़े प्यार से निकाल लोगे, बोलो एरिया निकालना चाहो तो एरिया निकाल लो। तो बोलोगे सर एरिया बराबर हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस सर, और बेस y + y यानी 2y है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 × 7 है। और हमारा हाइट कितना है सर, तो हाइट हमारा √95 है। 2 से 2 खत्म, 7 √95, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बुझे या नहीं बुझे बताइए। क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से एक बार क्वेश्चन कहा था, जैसे जब हमने ज्योमेट्री पढ़ा था ना, तो ज्योमेट्री में जो भी वैल्यू दिए गए थे बड़े आसान आसान दिए गए थे। वहाँ पर मुझे अभी पता है कि मैंने √2a × √2 + 1 वाला फॉर्मेट बताया था आप लोगों को, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस फॉर्मेट पर होते ही नहीं है, √2a × √2 + 1 वाले फॉर्मेट पर नहीं होते हैं। तो इसका एक दूसरा फॉर्मेट है जो मैंने ज्योमेट्री में करवाया हुआ है, और जो दूसरा फॉर्मेट जो बच गया था, जो लेफ्ट आउट था, वो मैंने मेंसुरेशन में कराया है। इसीलिए देखो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D दोनों एक ही चैप्टर है। एक तरीके से अगर आप बात करते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो जो पार्ट हमने ज्योमेट्री में छोड़ दिया है उस पार्ट को हम मेंसुरेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, ABC जो है वो हमारा एक आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल है, और AC इसका एक हाइपोटेनस है। द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस एज अ साइड, ठीक है, is 128 सेंटीमीटर। सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन AB एंड AC। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ABCD एक ABC क्या है, आइसोस्केलेस। देखो यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि ABC एक आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड AC
इज इट्स हाइपोटेनस, उसका विकर्ण यानी जो ये हाइपोटेनस है हमारा, इसका नाम क्या है, तो AC है, यानी हमारा AB हो गया। उसके बाद यहाँ बात करते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस एज अ साइड, यानी इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा रखो। ठीक है, और इसके ऊपर एक हमारा स्क्वायर बनाया गया है। और कहा गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनस एज अ साइड, ये जो स्क्वायर है ना जो हमने यहाँ पर बनाया है, इस स्क्वायर के जो हमारा एरिया है वो हमारा एरिया कितना है, तो 128 है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन AB एंड BC एज अ साइड। अगर हम इस AB और BC पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं तो इनके एरिया का सम कितना होगा। जैसे अगर मानो इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें, तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इनके ऊपर बनाएंगे, हमारा इनका एरिया का सम कितना होगा, ये बताओ क्वेश्चन में। अब ऐसे सवालों को भाई मेरे कैसे सॉल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हें बिना रंगे हम छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं छोड़ने वाले हैं हम तुम्हें, कलर करके रहेंगे। ये है भाई साहब, ये लो। ठीक है, ये कलर हो गया हमारा। तो असल में हमें जो एरिया दिया गया है भाई, वो कौन सा एरिया दिया गया है, देखो। तो हमें कहा गया है कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 128 है। आपको इन दोनों के एरिया का जो है वो सम बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन AB एंड BC। अब हमने कहा यार इसका एरिया का सम बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताएंगे ना यार। ठीक है, कैसे एरिया होगा हमारा समझिए। कशिश जी कहती है नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया कशिश जी आपको यहाँ पे? इतना प्यारा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया आपको, बताइए जरा क्या था इस क्वेश्चन में। कशिश फातिमा नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, वही हम भी पूछ रहे हैं क्या नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये तो लिखो कमेंट बॉक्स में। किस पॉइंट में दिक्कत आई, कौन से सवाल में दिक्कत आई, वो तो लिखो। आ जाओ, तो सवाल में कहा गया ABCD एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है वो ज़रा समझो यहाँ पर आप, कि आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो क्या होता है। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिनके ये दोनों साइड हमारे बराबर हों। तो उस केस में हमारा क्या होता है, ये अगर हमारा A है और अगर ये हमारा A है तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 इंटू A हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर कितना हो जाता है, √2 इंटू A हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो गौर से देखिए, अगर हम इस साइड को A बोलेंगे और इस साइड को अगर हम A बोलेंगे तो ये वाला साइड हमारा कितना हो जाएगा, √2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो √2A हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर है और अगर ये स्क्वायर है तो ये √2A है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, √2A हो जाएगा। तो जो हमारा इसका पूरे का एरिया हो जाएगा वो कैसे होगा, साइड इंटू साइड बराबर एरिया। तो हम बोलेंगे सर √2A, ठीक है, इंटू हमारा हो जाएगा सर √2A, बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारे एरिया 128 के। √2 को √2 से गुना किया तो 2, A स्क्वायर आ गया, वो बराबर हो जाएगा 128 के। 2 से हमने इसको काटा कितनी बार में, 64 बार में। A स्क्वायर का मान 64 है तो A का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात। कशिश जी आप बकायदा क्वेश्चन नंबर लिखकर बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आया है। तो यहाँ पर हमारे साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अगर हमारे साइड की वैल्यू 8 हो जाएगी यानी इसका मतलब ये भी 8 है और इसका मतलब ये भी 8 है। तो हमसे सम ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा गया है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा। तो बोलोगे सर जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है, यानी किसी एक का एरिया निकाल के दोगुना कर दीजिए। तो 2 इंटू √3/4 इंटू यहाँ पर साइड का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, और A का स्क्वायर हमारा कितना आया है, 64 आया है। तो लिख दो भाई यहाँ पर 2 इंटू √3/4
और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 64। 4 से काटेंगे 16 बार में, 16 का 2 गुना 32√3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कशिश जी कहती हैं 11 नंबर नहीं समझ में आया। ठीक है, हम 11 नंबर समझा देंगे। ये 12 नंबर पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आया है। ठीक है, देखो आपको लगा यहाँ पर कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने यहाँ पर जो है ये दोनों साइडों को x और x मान लिया और इनको y और y मान लिया मैंने। ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने y इसीलिए माना ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं 2y 2y मान सकता हूँ, 3y 3y मान सकता हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है हमारा क्या है? आइसोस्केलेस है। तो आइसोस्केलेस है तो जो इसका हाइट होता है वो कितने का कोण बनाता है? 90 का कोण बनाता है। बनाता है ना भाई, बोलो हाँ या ना बनाता है। तो पहला पॉइंट जो आपने यहाँ देखा वो ये देखा कि सर ये 90 का एंगल बना रहा है। अब 90 का एंगल बना रहा है तो पहली बात इसका पेरीमीटर हमारा 38 है, यानी 2x प्लस 2y का मान, 2x प्लस 2y का मान 38, तो x प्लस y का मान 19 आ गया। दूसरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस में से बेस घटाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाया तो हमारा √95 यानी इसका स्क्वायर आया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का मान 19 है। 19 इसे 5 बार में काटेगा तो एक्स वाई का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब हटाओ आप यहाँ पे। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर x प्लस वाई का मान हमारा 19 है और यहाँ पर x माइनस वाई का मान जो है सर हमारा कितना है? तो x माइनस वाई का मान 5 है। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। ये ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। एक तो एरिया आइसोस्केलेस ट्रायंगल के फॉर्मूला से निकाल सकते हो और दूसरा यहाँ पर नॉर्मल तरीके से जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू ये जो तुम्हारा बेस है। और बेस कितना है भाई? तो y प्लस वाई यानी 2y है और इंटू हाइट हमारा कितना है? तो हाइट हमारा √95 है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कुछ मत करो, y को 95 से गुना कर दो। तो y का मान पता होना जरूरी है। तो y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, x माइनस एक्स खत्म, y जमा y कितना हो जाएगा? 2y। 19 में से 5 चला गया तो हो जाएगा तुम्हारा 14। y का मान 7 आ जाएगा। 7 यहाँ रख दोगे तो आंसर तुम्हारा 7√95 आ जाएगा। अब तो ठीक है दादा, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताइए। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया गया था, माइनस कर दिया, y की वैल्यू आ गई और एरिया जो निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट निकाल दिया। क्यों हम यहाँ पर जो है आइसोस्केलेस का फॉर्मूला यूज़ करने जाएं जब मुझे मेरा बेस और मेरा हाइट दिख रहा है? तो बताओ क्यों लगाएं हम यहाँ पे? समझ गए यहाँ पर? तो जो आइसोस्केलेस का परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया ही हुआ है कि ये आधे आधे भाग में बांट देता है। 12 नंबर में कोई डायगोनल यहाँ पर जो है हाइपोटेनस है, गलती से मैंने विकर्ण कह दिया है, कर्ण होता है। ठीक है ABC जो है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, AC इसका विकर्ण है। विकर्ण नहीं, हाइपोटेनस को क्या कर्ण बोलते हैं ना शायद? विकर्ण डायगोनल को होता है, डायगोनल को कहा जाता है, विकर्ण नहीं है भाई, कर्ण है। ठीक है, कर्ण कर्ण कर्ण, विकर्ण नहीं है, कर्ण है। ठीक है, विकर्ण शब्द नहीं कहा गया, यहाँ पर कर्ण कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इतना ही रखते हैं और बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। जो एक आधा बातें थोड़ी सी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं कुछ बच्चों को, या तो वो ये कारण हो सकता है कि आपने हमारी ज्योमेट्री की वीडियो नहीं देखी है, या फिर आपका ये कारण हो सकता है कि आप रिविज़न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन दो ही कारण हो सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर जो है बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे ना तो आपको बहुत आसान से आराम से चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो बहुत हार्ड एंड फास्ट है या बहुत ऐसा है कि हाँ ऊपर ऊपर से जाने वाली बातें हैं।
इतने प्यार से अगर आप सारी बातों को टैकल करेंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए हैं? तो थोड़ा सा रिवाइज करिए बढ़िया तरीके से।